सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज दो विषयों पर अपने संगठन के दृष्टिकोण से आप सबको अवगत कराना चाहता हूं। हमारा पहला मुद्दा है पहलगाम की घटना के बाद के स्थितियों, परिस्थितियों, हालातों और उस पर सरकार की तरफ से हो रही कृत्य कार्रवाई पर हमारा चिंतन है। और दूसरा विषय है भारत सरकार द्वारा जातिगत जनगणना के संदर्भ में लिया गया निर्णय। साथियों, मैं पहले विषय पे आना चाहता हूं। 22 अप्रैल को पहलगाम में एक बड़ी घटना हुई जिसमें हिंदू समुदाय के 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी गई और उसके बाद पूरे देश भर में इस घटना के विरोध में भारत सरकार से प्रतिकार लेने के लिए आंदोलन, प्रदर्शन, जगह जगह पाकिस्तान का पुतला फूंकना। और यह बात भी हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस घटना के बाद से मुस्लिम समुदाय के प्रति लोगों में कड़ी नाराजगी आई। यह भी देखा गया कि सोशल मीडिया पर लोगों ने कुछ कुरान की आयतों का उल्लेख किया जिसमें कुरान में काफिरों के लिए किस रूप में घृणा के भाव प्रदर्शित किए गए हैं, उनके साथ किस रूप में व्यवहार किया गया है। एक किसी मुस्लिम का इंटरव्यू भी बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें उस व्यक्ति ने कहा कि मानवता के दृष्टि से तो मैं इसकी निंदा करता हूं, लेकिन इस्लाम के नज़रिए से अगर हम इस पर विचार करें तो हम कहते हैं कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन लोगों ने सवाब का काम किया है, क्योंकि जो उन्होंने किया है यही कुरान में लिखा हुआ है, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है हम उसकी भी पुष्टि नहीं करते हैं कि क्या किसी धर्म ग्रंथ में ऐसा भी लिखा गया होगा, लेकिन जब हमने उसको नहीं पढ़ा है तो न मैं उस पर दावा करता हूँ और न ही मैं उस विषय पर आगे बढ़ता हूँ। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से हमारे देश की सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाए जिसके बारे में आप सब अवगत ही हैं कि 5 बड़े निर्णय लिए गए थे। उन 5 निर्णयों में सिंधु जल का समझौता रद्द किया गया। उन 5 निर्णयों में भारत और पाकिस्तान का जो व्यापारिक संबंध था उसको भी तोड़ दिया गया। उन्हीं 5 निर्णयों में भारत के जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं या पाकिस्तान के जो लोग भारत में रह रहे हैं सभी को खास तौर पे भारत सरकार ने निर्णय लिया कि 48 घंटे के अंदर अंदर सभी पाकिस्तान के नागरिक भारत छोड़ दें। इसकी समय सीमा 30 अप्रैल ऐसा बताया जाता है कि रखी गई थी और इसमें हजारों की तादाद में लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ा। ऐसे ऐसे लोग जो है वीज़ा उनका 1 महीने 2 महीने का था, 4 महीने का था, कुछ समय के लिए था, लेकिन वो 20-20, 25-25 साल से 30-30 साल से रह रहे थे। अब उन्हें देश से निकलना पड़ा। अब हम फिर थोड़ा सा बैक होकर के आना चाहते हैं। साथियों, सोशल मीडिया पर आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म बन गया है। सोशल मीडिया पर कुछ
राजनीतिक द्वेष भावना से ग्रसित लोग इस घटना के बाद पर जिस तरीके से भारत सरकार ने आक्रोश व्यक्त किया, गृह मंत्री प्रधानमंत्री का वक्तव्य आया, उससे लोगों के मन में एक भाव जागृत हुआ कि लगता है कि तत्काल युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो इस संदर्भ में कुछ लोगों ने जो है अब कटाक्ष करना शुरू कर दिया है, जिस पर आज हम अपनी बात रख रहे हैं। साथियों, कोई भी देश एकाएक किसी देश से युद्ध नहीं छेड़ता है, उसका एक माहौल बनता है। क्योंकि केवल हम भारत देश नहीं है, हम विश्व समुदाय से भी जुड़े हुए हैं। विश्व स्तर पर भी जो है सरकार को जवाब देना होता है। एक विश्व मंच पर जो है सरकार को, किसी भी सरकार को किसी दूसरे के देश पर जब वो हमला करते हैं तो उसके अनेकों कारण जो है बनते हैं, तब जा कर के वो हमला किया जाता। लेकिन मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ, आप वह लोग जो राजनीति के चश्मे से इस घटना के बाद के घटनाक्रम को देख रहे हो, हमारा जो देखने का दृष्टिकोण है वह यह है कि भारत सरकार ने तो बहुत बड़ा हमला कर दिया। इसको आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? और यही बात हमने एक बार अपने संबोधन में भी कहा था कि कुछ लोगों की सोच, मैं पॉलिटिकल दृष्टि से बात करना चाहता हूं, विपक्ष की बात करना चाहता हूं, कि आपकी सोच जहां खत्म होती है, मोदी जी की सोच वहां से शुरू होती है। आप क्या समझते हो? मैं अभी भी यह बात करना चाहता हूं, जिन 26 लोगों की जान गई है उन लोगों को मैं बलिदानी घोषित करना चाहता हूं। उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है और बलिदान दे करके देश को, सरकार को इतना सुदृढ़ किया है, भारत को इतना मजबूत किया है, जिसके लिए हम उन्हें शहीद का दर्जा देते हैं, बलिदानी का दर्जा देते हैं। आज लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में जो हमारे देश पे बोझ बन करके बरसों से रह रहे थे, उनको निकालने का, उनको लात मार करके जो है आप अपने देश से बाहर कर रहे हो, यह इन बलिदानियों की वजह से हुआ है। आज पूरे देश भर में इनके खिलाफ, बांग्लादेशियों के खिलाफ, रोहिंग्या के खिलाफ, जो पाकिस्तानी हमारे बीच में जो है छिपे हुए थे, जो वहाँ से आई हुई औरतें यहाँ अंडा दे दे करके जो है हमारे देश का अनाज खा रहे थे, आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे थे, सरकार की सारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे और अंदर अंदर जो है पाकिस्तान को मजबूत कर रहे थे, देशद्रोह टाइप का काम कर रहे थे। लेकिन हम उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन इन हमारे बलिदानियों की वजह से आज इतना बड़ा कार्य हुआ। इसको आप किसी हमले से कम समझते हैं? यही तो मांग हम लोग सालों से करते चले आ रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय जी ने इस पर PIL भी दाखिल किया कि 5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या हमारे देश में रह रहे हैं, वोटर बन चुके हैं, आधार उनका बन चुका है, सब कुछ हो चुका है और वो आज वो भारत के एक प्रकार से नागरिक हो चुके हैं। अब वो ढूंढ करके निकाले जा रहे हैं, उन्हें भगाया जा रहा है। यह क्या काम कम हो रहा है? लेकिन इन्हीं इस परिस्थितियों, हालातों में हम एक बात और भी कहना चाहते हैं। देखिए, ये बात हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मुँह से निकल रहा और इसको मैं रोकूंगा नहीं। यह कौम पूरी तरह से, खास तौर पे सनातन धर्म के प्रति नफरत रखने वाली कौम है। हमारा मानना है कि इस घटना के बाद पाकिस्तान में, बांग्लादेश में रह रहे अपने हिंदू समुदाय, हालांकि वो बेचारे कहने के लिए अब हिंदू रह गए, बहुत से लोग तो हिंदू हो करके भी जो है अपना नाम बदल करके मुसलमानी नाम रख करके जीवन जी रहे हैं, उनके साथ दिक्कतें हम समझते हैं बढ़ने वाली है। इन स्थितियों में मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक बार आप फिर से जो है दरवाज़ा खोल दीजिए कि जो भी हमारे सनातन धर्म के लोग, जैन, सिख, यह सब जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश में रह रहे हैं और यदि वह भारत आना चाहते हैं, भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भारत का दरवाज़ा खुला हुआ है।
उनको यहाँ आने का अवसर दिया जाए। साथ ही अपने देश में जो लोग पाकिस्तान परस्त हैं, इनको भी कह दिया जाए कि आप अगर जाना चाहते हो तो आपको बॉर्डर तक हम लोग माला फूल पहना करके बैंड बाजा के साथ स्वागत करके आपको जो है पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कराने के लिए भारत सरकार, हम लोग जो है, हम राष्ट्रवादी लोग जो है तैयार हैं, आप भी जा सको। जो एक बार फिर से मान लीजिए कि 1947 में जो निर्णय हुआ था, उस निर्णय की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। और जो लोग उस समय जो है किन्हीं लालच बस कि हमारे अपने हैं, हमारी ज़मीन संपदा है, आज तो बेचारे किन स्थितियों में है बताने की बार बार ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी वीडियो भी बहुत लंबी होने जा रही है। तो मैं बात को जल्दी ही विराम भी देना चाहूँगा इस मुद्दे के ऊपर कि उन लोगों को यहाँ आने का अवसर दिया जाए और यहाँ से जो लोग जाना चाहें उनको निकालने का भी। हालांकि बहुत सरकार का यह बहुत प्रशंसनीय निर्णय है और हम समझते हैं कि पीओके तो आपके टारगेट में होना चाहिए। और यह भी कहना चाहता हूं कि अगर अब पीओके आप नहीं ले पाए तो हम समझेंगे कि आप केवल भाषण दे रहे हो कि पीओके हमारा है और हम लेके रहेंगे। तो वक्त आ गया है कि पीओके आप किसी भी तरीके से आप लीजिए और ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या और पाकिस्तानियों को निकालने का अभियान चल रहा है, इस अभियान को और तेजी लाया जाए, इन लोगों को निकाल बाहर काम किया है। दूसरी विषय पर हम बात करना चाहते हैं। दूसरा विषय है जातिगत जनगणना का। आप सबको अवगत ही है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में विपक्ष द्वारा जातिगत जनगणना के मुद्दे के ऊपर बार बार आवाज़ उठाई गई। इसको चुनावी सभा में इसको मेन एजेंडा के ऊपर रखा गया, के रूप में रखा गया था। लोकसभा में भी नेता प्रतिपक्ष द्वारा और विपक्षियों द्वारा जातिगत जनगणना के संदर्भ में बात कही गई। और अब भारत सरकार ने, हम समझते हैं कि जो है अब विपक्ष तो अपनी पीठ थपथपा रहा है कि हमारी जीत हो गई, हम लोगों की मांग, हमारी लड़ाई कामयाब रही। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ, फिर वही बात कहना चाहता हूँ कि तुम चलोगे डाल डाल, मोदी चलते हैं बात बात। मोदी जी ने तुरुप का एक ऐसा चाल चल दिया है कि जिससे कि आप भविष्य में, निकट भविष्य में आप खुद लड़ मरोगे। यह जातिगत जनगणना का जो निर्णय हुआ है, हम इस निर्णय की प्रशंसा करते हुए कहना चाहते हैं। हम उस समय भी यह बात जो है कहना चाहते थे कि क्यों भाग रहे हैं आप, होने दीजिए जातिगत जनगणना। अब ये है कि इस जातिगत जनगणना के साथ ही आर्थिक जनगणना भी होना चाहिए कि किन किन लोगों के पास देश की कितनी संपदा है। और मुसलमानों में भी जातियां हैं, 300 से अधिक जातियां उनमें भी हैं, उनकी भी जातिवार जनगणना होना चाहिए। उनकी भी आर्थिक स्थितियों को देख करके जो है पूरा, पिछली बार जो है जो 2011 में जनगणना हुई थी वह तो जनगणना थी। अब इस जातिगत जनगणना में सारे कॉलम जो है बनने चाहिए कि आपके घर में कौन कौन नौकरी कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है, क्या व्यापार कर रहा है, आप किस जाति के हैं, किस गोत्र के हैं, किस वंशावली के हैं, आपकी भाषा क्या है, आपकी दूसरी भाषा क्या है। ये सारे विषयों को जो है लेकर के, आपके मूल वंशावली कहाँ की है, मैं समझता हूँ कि हालांकि सरकार की योजना में शामिल होगा, ऐसा मेरा निजी मत है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से इस बात को जो है जोड़ते हुए हम अपने संगठन की ओर से यह बात रख रहे हैं और अपने साथियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप इस मुद्दे को थोड़ा सा शेयर करके जो है आगे बढ़ाने का भी प्रयास करिए, क्योंकि यह समय की मांग है। इस समय यदि हम इस जातिगत जनगणना में इन विषयों को जोड़ लिया जाता है तो निकट भविष्य में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि वास्तव में कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने देश की संपदाओं का दोहन किया हुआ है, अकूत संपत्ति के मालिक बने हुए हैं, कहने के लिए गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन खुद गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते आज खरबपति बन गए हैं। तो ऐसे लोगों का भी चेहरा बेनकाब होना चाहिए। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है, मैं तो अनुरोध करना चाहूँगा अपने प्रधानमंत्री जी से कि चूँकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने
इस मुद्दे के ऊपर जोरदार लड़ाई लड़ी है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उनकी जीत हुई है। इसलिए जातिगत जनगणना की शुरुआत राहुल गांधी जी से ही होना चाहिए कि ये किस जाति के हैं, इनके बाप दादे किस जाति के हैं, शुरुआत वहीं से की जाए जातिगत जनगणना की, तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।